अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं एमडी कैट फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अगर अभी तक आपने कोई सॉल्व नहीं किया, गो टू द डिस्क्रिप्शन, सॉल्व द क्विज एंड डू लेट मी नो अबाउट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। सो पहला एमसीक्यू है आज का। A force of 0.01 Newton is exerted on a charge of 1.2 multiplied by 10 raised to power negative 5 coulomb at a certain point. The electric field at that point is, तो वो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि फोर्स जो लग रही है जिस चार्ज की वजह से लग रही है। तो हम दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। फोर्स है हमारे पास चार्ज है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 5 और फोर्स हमारे पास 0.01। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो हम पॉइंट सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो हम पॉइंट ख़त्म करें 1/12 हो जाएगा। अब नीचे वाला पॉइंट ख़त्म किया तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो 2 स्टेप्स राइट मूव किया है, तो ऊपर ही हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2। और उसके बाद नीचे 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 5 था, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 5। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा और बाकी 1/2 वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। अब 1/12 को कैसे सॉल्व करना है? सिंपली जिस तरह हम छोटी क्लासों में डिवीजन करते थे उसी तरह ही 1 को अंदर रखा, 12 से डिवाइड किया, नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया, अभी भी ज़ीरो लगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक और ज़ीरो ऊपर लगाया, नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगा, अब डिवाइड हो रहा है 8 पे। तो 8 12 ज़ार 96, 4 आ गया, 40 बन गया और ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम सिर्फ 2 से सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करेंगे, उससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शंस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 ही दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या आता है 0.083 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। अब हम ये यहाँ पे भी इसका पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट्स राइट तक, तो 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8.3 10 रेज़ टू पावर 2। तो हमारे पास है डेल्टा। A and B are 2 points in an electric field. If the work done in carrying 4 coulomb of electric charge from A to B is 16 joule, the potential difference between A and B is, तो वो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस A to B हमारे पास क्या होगा? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, हमारे पास जूल पर कुलम होता है पोटेंशियल डिफरेंस और हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे 16/4, 4 आ जाएगा तो 4 वॉट, यानी कि जूल बाय कुलम हमारे पास वॉट के इक्वल होता है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। हाउ many इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? तो हमने पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 19 कूलम। तो अब हमने यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 1.6 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 19 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रीवियसली हमारी ये इक्वेशन थी, दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया। दोनों साइड्स को अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 19, नीचे था ऊपर आके पॉजिटिव 19 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे भी पॉइंट ख़त्म करना है, तो हम पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/16 10 रेज़ टू पावर 20 हो जाएगा। अब 1/16 को वापस जिस तरह छोटी क्लासों में डिवीजन करते हैं उसी तरह डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो नहीं हो रहा, एक और ज़ीरो, 16 हमारे पास होता है 6 ज़ार 96, 4 बचा और 4 हमारे पास होता है 2 ज़ार, तो हमारे पास 6.2 आ जाएगा। अगेन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हैं। तो अब इसको लिखेंगे, हमारे पास आएगा 0.062 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 20। अब हम पॉइंट को 2 यूनिट्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6.2 10 रेज़ टू पावर 18, तो हमारे पास ये है अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हुआ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट आर, तो अबाउट नेगेटिव पॉइंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये हमारे इनवर्ड्स होती हैं और रेडियल होती हैं। तो पॉजिटिव में आउटवर्ड्स होंगी और रेडियल होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली इसका करेक्ट आंसर है।
Two charge conducting spheres of radii r1 and r2 are separated by a large distance, are connected by a long wire. The ratio of their charges on them. तो जब दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया गया है कनेक्टिंग वायर से, तो उनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी दोनों के ऊपर वो सेम हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है चार्ज डिवाइड बाय एरिया, यानी कि हमारे पास होती है कूलम पर यूनिट चार्ज। ठीक हो गया। तो हमारे पास Q1/Q2 इक्वल हो जाएगा Q2/Q A2 के। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम चार्ज की रेशो चाहिए हमें, यानी कि Q1/Q2 चाहिए हमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये सिनेरियो आ जाएगा एरिया 1/Area 2। और हमारे पास जो है एरिया 1, अब एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है πr²। ठीक है, r1 वो हो गया और r2 ये आ गया। 4π कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा r1² डिवाइड बाय r2², जो कि हमारे पास है बीटा में। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन ऑफ r इज गिवन बाय। ठीक है, ये फोर्स गिवन बाय दिस होती है द कांस्टेंट k डिपेंड्स अपॉन। तो कांस्टेंट k किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट k डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओनली। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है लेकिन ओनली उस पर नहीं करता। मीडियम पे डिपेंड ओनली, मीडियम पे भी डिपेंड करता है लेकिन ओनली उस पर नहीं करता, इन दोनों पे करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा बनता है कि सिस्टम और यूनिट्स दोनों पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और हमारे पास मीडियम बिटवीन दी चार्जेस। तो यस, चार्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। Two plates are 2 centimeter apart. If a potential difference of 10 volt is applied between the plates, the electric field between the plates will be। तो हमारे पास सिनेरियो है कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं और हमने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अक्रॉस ईच प्लेट, और सेपरेशन हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, उसमें हमारे पास हमें एक फार्मूला मिलता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इक्वल होता है वोल्टेज अप्लाइड डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, दोनों वैल्यूज़ प्लग इन की हमने 10 डिवाइड बाय 0.02, और नीचे वाला पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास चार्ली करेक्ट आंसर है। The space between the plates of a capacitor is filled by a liquid of dielectric constant K. The capacitance of capacitor, तो वो कह रहे कि जब बीच में एक मीडियम आ जाए डायलैक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और जब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो होता है हमारे पास ये। तो वो जो के कहना चाह रहा है ना, वो इस चीज़ को कहना चाह रहा है कि ये चीज़ के है। तो जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के, यानी कि अल्फा हमारे पास करेक्ट आंसर है। The neutral zone in electric field of two similar charges is the region where। तो वो रीजन जहाँ पे न्यूट्रल जोन हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जब दो सिमिलर चार्जेस आते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं इसको, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ठीक है, ये इस तरह से होंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक हो गया। तो जो ये रीजन है, इस रीजन की वो बात कर रहा है, ये वो रीजन है जहाँ पे न्यूट्रल जोन है, और न्यूट्रल जोन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू नहीं करती। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर, द चार्ज ऑन इट इज। तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो उसके ऊपर चार्ज जो बचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब वो निकल जाएंगे तो वो पीछे 2 पॉजिटिव ई चार्ज होगा। अब 2 पॉजिटिव ई चार्ज हमारे पास क्या होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है 1.6 10⁻⁻19। तो जब हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.2, तो वो हमें बीटा में नज़र आ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ पे करती है। तो ऑलमोस्ट 60% लोगों ने इसको मार्क किया था सी,
बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो ये गलत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में डी मौजूद है और डी में वो कह रहा है कि इनफाइनाइट प्लेट है। तो बेसिकली जब दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बिटवीन में तो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन अराउंड द एजेस वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इसलिए चार्ली गलत है और डेल्टा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वलेंट टू, तो किसके इक्वलेंट नहीं होती हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है? बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला है इसका कि एफ बाई क्यू होती है। तो एफ बाई क्यू क्या होगी? यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो अल्फ़ा हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इसका फार्मूला आता है वी बाई डी, जो कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा। तो हमारे पास वोल्ट बाय मीटर, वो भी करेक्ट आंसर होगा। पीछे रह गया हमारे पास बीटा और डेल्टा। तो डेल्टा भी करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, वो तो हमने साबित कर लिया है हमारे पास। हम न्यूटन यानी कि फोर्स को जाउल पर मीटर भी तो लिख सकते हैं। जाउल पर मीटर कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास वर्क क्या होता है? एफ इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो अगर हम एफ के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास एफ हो जाएगा डब्ल्यू बाई डी, यानी कि जॉल पर मीटर। तो हमने सिंपली एन को जॉल पर मीटर से रिप्लेस करके, डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है, तो पीछे बचता है बीटा। तो बीटा हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन अ चार्ज कैपेसिटर? तो क्या चीज़ है जो कि अनचेंज रहती है जब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है बिटवीन दी प्लेट्स? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो चेंज हो चुकी है अब। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स है जो वो भी चेंज होती है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है, हमारे पास जो चीज़ चेंज नहीं होती वो होता है क्यू। अच्छा, अब क्यूज़ का क्यों हमारे पास कैपेसिटेंस का टॉपिक जब शुरू होता है तो हमारे पास आता है क्यू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन दी टू प्लेट्स, ठीक है, वोल्टेज के। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं तो वो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है। बेसिकली कैपेसिटेंस फार्मूले के मुताबिक बहुत से लोगों को लगेगा कि अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो क्यू भी चेंज होगा और वी भी चेंज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, इस चीज़ को समझे। तो इसलिए चार कैपेसिटेंस के चेंज होने से चार्ज चेंज नहीं होगा, अलबत्ता कैपेसिटेंस ज़रूर चेंज होगी। इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी। तो अगर चार्ज डबल हो जाए हमारे पास तो हमारे पास कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। तो क्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन हमारे पास रिलेशन इन दोनों का आपस में है। जो सी होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो चार्ज के डबल होने से पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस जो है वो अनचेंज रहेगी। इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। बहुत से लोगों ने इसको बीटा मार्क किया होगा, वो कहेंगे कि ये अगर हमारे पास जो है चार्ज डबल हो रहा है तो कैपेसिटेंस जो है वो भी डबल होगी, जबकि ऐसा नहीं है। A particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field E. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance is। तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो कुछ डिस्टेंस मूव कर लेगा। उसने हमें उस मैस दिया है, चार्ज दिया है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है यूनिफॉर्म है जिसकी इंटेंसिटी ई है। तो हमारे पास जो ई होता है वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में। हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हमारे पास चेंज पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है तो वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो हम इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा डब्ल्यू बाय क्यू डी। तो डब्ल्यू बाय क्यू डी हो जाएगा। अब हम वर्क जो है उसको हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास होता है ई इंटू क्यू डी। तो हमारे पास यही हमसे पूछ रहा था, बेसिकली वर्क से मुराद है एनर्जी, ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा, तो ये हमें मिल रहा है बीटा में। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ।
if air is replaced by medium of relative permeability of this the force is reduced to, तो हमें कह रहा है कि फोर्स रिड्यूस किस पे हो जाएगी, तो हमें पहले समझना पड़ेगा फोर्स इक्वल होती है हमारे पास, फोर्स क्या होती है, तो फोर्स हमारे पास होती है 1/4 पाई रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्जेस का आपस में प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अभी हम सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में है, ये चीज़ तो चेंज नहीं हो रही, तो वो कह रहा है कि ये रिप्लेस हो गया हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दिस से। तो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो यानी कि दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो वहाँ पे f बाय ये आ जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है बीटा। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at vertex A in the direction normal to the BC is, तो वो कह रहा है कि जो चार्ज है ये वाला हमारे पास ए वर्टेक्स पे, इस पे क्या फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दी BC। तो बेसिकली इस वक्त इस पे दो चार फोर्सेस लग रही हैं, एक बी पे जो चार्ज पड़ा उसकी वजह से और एक जो चार्ज पड़ा हुआ है सी पे उसकी वजह से, ठीक है। तो इस पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं। अब हम देखते हैं कि बारी बारी फोर्सेस क्या लग रही है। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेनी है, बेसिकली फोर्स नॉर्मल टू दी BC, तो नॉर्मल टू दी BC हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये लाइन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इन दोनों फोर्सेस के। तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का पता होना चाहिए, तो ये हमारे एक्स एक्सिस है, दोनों का इससे एंगल 60-60 है, ठीक है। तो इसका एंगल भी इसके साथ 60 है और इसका एंगल भी इसके साथ 60 है, तो दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ उनकी डायरेक्शन में फ़र्क आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें दोनों के, तो दोनों के एक्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा और इसका वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस कंपोनेंट सॉरी इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों के एक्स एक्सिस सेम है तो वो तो एड अप होके इस तरफ हो जाएंगे, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये जब एड अप होंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे, और वो हमसे वाई डायरेक्शन में ही इसका कंपोनेंट मांग रहा था बेसिकली। तो हमारे पास जो है इसका आंसर बनता है 0। The potential gradient between the two charge plates having a separation of 0.5 centimeter and potential difference of this, तो वो हमसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है और उसने हमें सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स भी दे दिया है, तो हम सिंपली वोल्ट को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12/0.5, और सेंटीमीटर्स में है तो 10⁻⁻² भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये 10⁻² मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2400 वोल्ट पर मीटर। अब हमारे पास वोल्ट पर मीटर में तो नहीं, हमारे पास न्यूटन पर कूलम है, तो दोनों हमारे पास यूनिट्स इक्वलेंट है। उसकी वजह है कि फोर्स का एक और हमारे पास फार्मूला था F/Q, तो वहाँ से हमें न्यूटन पर कूलम मिल रहा है, तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इक्वलेंट है। ये पहले भी एक MCQ में हमने ये चीज़ देखी है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। 2 charge spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive force? तो वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स किन की होगी, दो चार्ज पार्टिकल से जिनकी सेपरेशन ही है। तो हमें पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स तब होती है जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों। तो अगर हम अल्फ़ा में देखें तो अल्फ़ा में दोनों सेम है यानी कि रिपल्सिव होगी, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो बीटा में भी दोनों सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। चार्ली में भी दोनों सेम है, ये भी कैंसिल, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है ही डेल्टा में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट्स अक्रॉस इट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़, तो उसने हमें बता दिया कैपेसिटेंस उसकी ये है, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 8 वोल्ट अप्लाई किया गया था, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ। तो हमारे पास चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो हमें रिलेशन कहाँ से मिलेगा, C इक्वल होता है Q/V, यानी कि हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास Q इक्वल होता है CV के,
तो Q इक्वल सी वी, दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 550 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 8, और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻�6। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ अल्फ़ा में हमारे पास मौजूद है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये एक कह लो कि रट्टा बेस्ड क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। द मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज़ टू, तो कैपेसिटर का मेन फंक्शन आखिर क्या है, तो मेन फंक्शन तो उसका एनर्जी स्टोरेज है, लेकिन आप कह सकते हो कि वो डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता और एसी करंट को फ्लो होने देता। तो ये चीज़ भी आपको समझा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सर्किट है, ये हमने कैपेसिटर लगाया, ये हमारा एक बल्ब है। अगर तो मैं यहाँ पे डीसी सोर्स लगा दूँ, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा दूँ तो क्या होगा कि पोटेंशियल यहाँ पे जाके रुक जाएगा, गो थ्रू नहीं कर पाएगा, ठीक है, जा नहीं पाएगा आगे, तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह अगर मैं एसी सोर्स लगा दूँ, एसी सोर्स क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एसी सोर्स लगाऊंगा तो ये बल्ब जल जाएगा। अब एसी सोर्स होता क्या है, एसी करंट होता है बेसिकली वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, पहले पॉजिटिव यानी कि पहले उस एसी के केस में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली आपके पास V और T का ग्राफ है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम का। तो खैर यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसका पोटेंशियल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसको पोटेंशियल अप्लाई करेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है। अब ये ऐसा सा इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, तो जब इसका पोटेंशियल कम हो रहा है तो ये जो कैपेसिटर है ये अपना चार्ज जिसने स्टोर की होगी एनर्जी, ये उसको रिलीज करने लग जाएगा। तो इवन कि जब ये ज़ीरो भी पोटेंशियल हो जाएगा तब भी बल्ब जलेगा, ठीक है। अक्सर आप लोग एनर्जी सेवर्स की अचानक से लाइट डिम होती है उनके बंद होने से पहले, तो उसमें अक्सर ये होता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब होता है, वो काम करना छोड़ जाता है, तो जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट करते हैं और उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह का मेन काम उसका एनर्जी स्टोरेज होता है। उसके अलावा वो एसी करंट को फ्लो होने देता है और डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो खैर बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इफ 4 मल्टीप्लाई 10⁻20 ईवी ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे बात हो रही है कि ईवी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट इज, तो उसने हमें बता दी एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है, चार्ज इतना मूव करना है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एनर्जी बाय चार्ज के इक्वल होता है, ये भी इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 ईवी, तो ई की जगह पे हम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻1 हो जाएगा, 20 माइनस 90 1 हो गया। अब ये वाला पॉइंट खत्म करने के लिए हम 16 बना लेंगे और हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 वोल्ट आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है। अ चार्ज ऑफ 10⁻⁻10 कूलम बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स जिनकी सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 10⁻⁻5 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। अब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के और जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बड़े ढेर सारे फार्मूले इस चैप्टर में गिवन है। तो आपको एक तो सारे ऑन फिंगर टिप्स याद होने चाहिए और आपको उनसे दूसरे ड्राइव करने आने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स गिवन है। तो हमें एक तो पता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू के, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला होता है ई मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला यहीं से आया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया है, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो ये दो फार्मूले हैं इसके अभी तक आपकी बुक में जो डिस्कस हुए हैं। तो खैर
अब हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है, हम इसको, अच्छा ई को हम लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ बाई क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स मौजूद है हमारे पास सेपरेशन मौजूद है हमारे पास चार्ज मौजूद है, वो भी है। तीनों की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो वैल्यू प्लग इन की, फोर्स की वैल्यू थी हमारे पास 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², उसको मीटर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 4 10⁻⁻10। अब इन सारों को हमने सिंपली सॉल्व करना है, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के -7 हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 10⁻³ इसका आंसर आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइंड एज हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद टाइम। तो ये तो हमारे पास पक्का गलत है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम में से हमारे पास अल्फा जो है वो करेक्ट आंसर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनफाइनाइट पॉइंट क्या होगी, वो हमारे पास 0 होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज, तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कह लो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, आउटवर्ड्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएं, सेपरेशन बढ़ रही है, सेपरेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। A proton enters in a uniform electric field. The path of its motion will be, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स हैं या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है या कुछ भी कह लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं हमारे पास। तो ये प्रोटोन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगा उसे। तो हमारे पास इसका आंसर बनता है कर्व्ड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है बीटा। बाकी अगर देखो तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी, नहीं, कर्व्ड लाइन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, नहीं ये भी गलत है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फिर ये सी चार्ली जो है वो पॉसिबल हो सकता था। इन सेंट्रल रीजन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तो वो कह रहा है कि जी सेंट्रल रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऑफ अ कैपेसिटर वो क्या होती हैं। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। तो सेंटर में हमारे पास एक तो यूनिफॉर्म होती हैं, दूसरा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। When a thin mica sheet is placed between the plates of a capacitor, then the amount of charges as compared to its previous value on its plates will become, तो वो कह रहा है कि हमने एक मीका शीट की एक जो मीडियम है वो बिटवीन दी कैपेसिटर्स लगा दिया, तो उससे उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपेसिटर पे चार्जेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से लोग इसको करेंगे कि जो चार्जेस हैं मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वो कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस। अब लोग वंस अगेन वही गलती करेंगे कि वो कहेंगे कि चार्ज इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट, तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, जो कि गलत है, और लोग इसको मार करेंगे मोर, जो कि गलत है। क्यों, वंस अगेन चार्ज डायरेक्टली, आपको इक्वेशन याद होने के साथ साथ इक्वेशन को समझना भी चाहिए कि वो इक्वेशन आई कैसे थी। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्ट के, और सी जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इसके चेंज होने से ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है अनचेंज अल्फा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, लीनियर या स्केलर, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है, तो 40 का करेक्ट आंसर है। द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस विच आर, तो कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, द चार्जेस विच आर मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, तो मूविंग होने चाहिए, नहीं। स्टेशनरी चार्जेस, ये चीज़ करेक्ट है, एंड पॉइंट चार्जेस, ये चीज़ भी करेक्ट है। मूविंग चार्जेस इनकरेक्ट, नॉन पॉइंट चार्जेस ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। पॉइंट चार्ज से मुराद है कि उसका हमारे पास मैथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसके मैथ्स को काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चार्ज डोनेट कर रहे हैं, तो वो कह लो कि मैथ्स लेस होता है, उसका मैथ्स जीरो कह लो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी बट लार्ज साइज, तो ये भी गलत, तो हमारे पास बीटा जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग, तो कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रॉन्ग है। चार्ज इज कंजर्व्ड, तो ये हमारे पास ठीक स्टेटमेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज, तो चार्ज इज क्वांटाइज से हमारे पास क्या मुराद है, चार्ज क्वांटाइज से मुराद है कि हमारे पास चार्ज जो है वो 1 2 3 की फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी हाफ ई चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के स्केल पे जाके क्वांटाइज होता है, उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होता, यानी कि हमारे पास 1.5 ई चार्ज नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देर इज नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, तो देर इज नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड, ये स्टेटमेंट हमें गलत लग रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारे पास। द पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर कंडक्टर इज, तो इनसाइड अ होलो स्फीयर कंडक्टर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। If air is the dielectric between plates of a capacitor, by doubling the distance between the plates and decreasing the area to 1/3 of the original value, its capacitance will become, तो उसने क्या है कि जी डाइलेक्ट्रिक प्लेट बाय डबलिंग द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस डबल किया और एरिया 1/3 कम कर दिया, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस होती क्या है, वो होती है एरिया इंटू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो अगर एरिया 1/3 अगर हम कर दें, तो 1/3 यहाँ पे लगाने से यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और एरिया डिस्टेंस डबल करने से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो इस साइड पे हमारी बन जाएगी 1/6 सी, यानी कि 1/6 टाइम हो जाएगी, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज लार्जेस्ट फॉर द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हैविंग रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू, तो वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो वो हमारे पास जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के, तो ये जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड इज चेंज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड विल बी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल पहले ये था अब ये है, तो इंक्रीज इन एनर्जी क्या आएगा, तो सिंपली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 10 है, तो हमें पता है कि एनर्जी इक्वल होती है 1/2 सी ई डी स्क्वायर होता है हमारे पास। अच्छा, अब ई डी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वंस अगेन ग्रेडियंट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमारे पास ये होता है, हम इस रिलेशन को ये इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये रिप्लेस कर जाएगा, तो हमारे पास 1/2 सी और पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यूज प्लग इन की, हमारे पास जो है कैपेसिटेंस वो 6 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आएगा 10 पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर है बीटा। अच्छा, एक और चीज़ भी इसको सॉरी चार्ली, एक और चीज़ से भी हम देख सकते हैं, हमें बजाय इसके कि इसको देखने के बजाय
हम देख रहे हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3 हो रहा है और बाकी कहीं पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय कोई पावर नहीं है, तो उससे हमें जल्दी आंसर भी अप्रोच कर सकते हैं। A gold nuclei of radius r is represented by the symbol this. Taking an elementary charge, the charge what is the electric field strength at the surface of an isolated nuclei? ठीक है, कि वो न्यूक्लियाई की सरफेस पे चार्ज क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये उसका सिंबल है, तो उसका सिंबल हमें बता क्या रहा है कि उसका ये जो चीज़ है ये उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, और ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास या प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल जो एक एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते ही प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, ठीक है। और वो कह रहा है कि उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा 79 E, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो जब हम इसको देखते हैं, हमारा k मल्टीप्लाई बाई 79 E डिवाइड बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, बेसिकली एक टाइपो था। ये ऑप्शन 79 है और ये ऑप्शन भी 79 है हमारे पास, तो इन दोनों में हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो बीटा है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम इज। तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर डिस्टेंस ये है और चार्ज ये है। तो हमारे पास जो चार्ज है वो हमने बताना है, तो हमें बताया कि E इक्वल्स टू, अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय E डी हो जाएगा हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी हो जाएगा। तो अब E को हम लिख सकते हैं, अब E तो हमारे पास नहीं है लेकिन E हम निकाल सकते हैं। E को हम लिख सकते हैं K मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, और इसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी हो जाएगा, और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई डी हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास है, इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लग इन करेंगे तो हमारे पास के 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 9 होता है, क्यू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 6 है यहाँ पे, और ये 50 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -2 है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है तो उसको मीटर में करने के लिए 10 रेज़ पावर -2 आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 रेज़ पावर -5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया हमने तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4 हो जाएगा, जो कि हमारे पास चार्ली में मौजूद है। फील्ड फ्री रीजन इज ऑब्टेन्ड, तो फील्ड फ्री रीजन से मुराद के जहाँ पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो वो बिटवीन दी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होगा। ऑपोजिट चार्जेस में नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस में जो फील्ड है वो उनके बीच में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, ऑन दी सरफेस ऑफ द चार्ज, तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, हमने पीछे भी एक एमसीक्यू में डिस्कस किया कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये दोनों, ठीक है। तो जो ये रीजन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है।